संसद में विपक्ष का हंगामा जारी। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र संशोधन बिल 2023 पर नहीं हुई चर्चा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला हुए नाराज। राज्यसभा में खनन और खनिज विकास और विनियमन, वन संरक्षण संशोधन विधेयक और जन विश्वास बिल हुआ पारित। हरियाणा में नूंह सहित अन्य प्रभावित क्षेत्रों में स्थिति नियंत्रण में। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा, दंगाइयों की पहचान कर होगी सार्वजनिक संपत्ति नुकसान की भरपाई। अभी तक 116 लोग किए गए गिरफ्तार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला सशक्तिकरण पर G20 मंत्री स्तरीय सम्मेलन को किया संबोधित। महिला नेतृत्व वाले विकास दृष्टिकोण को बताया महिलाओं को सशक्त बनाने का सबसे प्रभावी तरीका। भारत के बढ़ते कदमों की दी जानकारी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई GST परिषद की बैठक। ऑनलाइन गेमिंग और कैसीनो पर लगने वाले 28% टैक्स पर हुई चर्चा। मौजूदा संसद सत्र में पेश होगा CGST कानून संशोधन विधेयक। 1 अक्टूबर से लागू होने की उम्मीद। और एशियन चैंपियंस ट्रॉफी के 7वें संस्करण की मेजबानी के लिए भारत है तैयार। कल से 12 अगस्त तक चलने वाले इस टूर्नामेंट में एशिया की 6 दिग्गज टीमें ले रही हैं हिस्सा। भारत की खिताब पर नजर। नमस्कार, DD न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। संसद के मॉनसून सत्र में विपक्ष का हंगामा लगातार जारी है। लोकसभा की बात की जाए तो विपक्ष के हंगामे के कारण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र संशोधन बिल 2023 पर लोकसभा में चर्चा तक नहीं हो पाई। सरकार का कहना है कि वो सारे मुद्दों पर चर्चा कराना चाह रही है, लेकिन विपक्ष इससे भाग रहा है। इस बीच सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि विपक्ष के रुख से लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला काफी नाराज हैं। उन्होंने कहा है कि जब तक दोनों पक्ष संसद को सुचारू रूप से चलाने में पहल नहीं करते हैं, तब तक वो सदन की अध्यक्षता नहीं करेंगे। संसद के दोनों सदनों में विपक्षी दलों का मणिपुर मुद्दे पर हंगामा जारी है। विपक्षी दलों के हंगामे के जारी रहने के चलते लोकसभा की कार्यवाही पहले 2 बजे तक और उसके बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। सदन ना चलने के कारण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र संशोधन बिल 2023 पर चर्चा नहीं हो पाई। ये बिल मंगलवार को सदन में पेश किया गया था। हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने बोला कि इस सदन को ताकत दी है संविधान के तहत। जिस संविधान के आर्टिकल का वो उल्लेख कर रहे थे, उसी संविधान के आर्टिकल का उन्होंने उल्लेख किया और पैरा 7 पढ़ करके सुनाया कि संसद को कानून बनाने का अधिकार है दिल्ली से संबंधित मामलों में। हालांकि सरकार के लिए लोकसभा में इस विधेयक को पारित कराना आसान है, क्योंकि वहां उसका पूर्ण बहुमत है। राज्यसभा में सरकार का पूर्ण बहुमत नहीं है, लेकिन बीजेडी समेत कई क्षेत्रीय दलों के समर्थन के बाद उच्च सदन में भी सरकार के लिए बिल को पास कराना मुश्किल नहीं होगा। वैसे कांग्रेस में अब भी इस बिल को लेकर मतभेद बने हुए हैं। सरकार का कहना है कि वो सारे मुद्दों पर चर्चा कराना चाह रही है, लेकिन विपक्ष भाग रहा है। लोकसभा में एडजर्नमेंट मोशन और राज्यसभा में 267 ये हम बार बार लाते गए और राज्यसभा में तो कम से कम 65 लोग रोज 267 में नोटिस देते थे, लेकिन उसको सरकार रिजेक्ट कर दी थी, बोलने नहीं देती थी। ये एक वहां पर स्थिति बनी। सदन चल रहा है, राज्यसभा तो हमने लिस्ट में भी डाला था, चर्चा करो। और गृह मंत्री बहुत ही डिटेल में चर्चा करने के लिए कितना घंटा तक वो चर्चा करना चाहते हैं, उतना चर्चा करने के लिए जब भारत सरकार तैयार है और स्वयं गृह मंत्री जो उधर होके आए,
वो रिप्लाई देने के, इनका प्रॉब्लम क्या है यही मैं समझ नहीं आ रहा हूँ, लोग भी समझ नहीं पा रहे। सदन के अंदर तो मणिपुर मुद्दा तो चर्चा में है ही, सदन के बाहर भी इस मामले पर विपक्षी सांसदों के प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। विपक्ष के सांसदों ने राष्ट्रपति से मिलकर मणिपुर की स्थिति को लेकर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में विपक्ष ने राष्ट्रपति से बिना किसी देरी के राज्य में शांति और सद्भाव स्थापित करने के लिए तत्काल हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया है। इधर सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि विपक्षी दलों को सदन में मणिपुर पर चर्चा में हिस्सा लेना चाहिए। देखिए, विपक्ष के माननीय सांसद सदन में भाग लेने के लिए नहीं आ रहे, चर्चा में भाग लेने के लिए नहीं आ रहे, चर्चा से भाग रहे हैं, बाकी सब कुछ कर रहे हैं। उनको चुना गया है कि संसद में आए, पार्लियामेंट में आए और देश से जुड़े हुए मुद्दों को, जनता से जुड़े हुए मुद्दों को वहां पर उठाएं। लेकिन शायद वो सदन को या पार्लियामेंट को गंभीरता से नहीं लेते और वो किसी भी चर्चा में भाग लेने से कतरा रहे हैं। संसद में गतिरोध के बीच राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने उच्च सदन में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ बैठक की। बैठक में एनसीपी नेता शरद पवार और कांग्रेस नेता जयराम रमेश भी शामिल हुए। उधर राज्यसभा में कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों के बॉयकॉट के बाद सदन की कार्यवाही आगे चली और कई बिल पास हुए। वहीं लोकसभा में हंगामे के चलते प्रश्नकाल थोड़ी देर ही चल पाया। एक सवाल के जवाब में रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने कहा कि सीमावर्ती इलाकों में रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा के इंतजाम बेहतर किए जा रहे हैं। सीसीटीवी कैमरा आज की तारीख में एक बहुत ही इंटेलिजेंट यूनिट बन चुका है, जिससे कि बहुत सारी टेक्नोलॉजीज का उपयोग करके, जैसे फेस रिकॉग्निशन, जैसे एआई, एक प्रॉपर सर्वेलेंस सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम बन सकता है जिससे कि एक एडवांस में जानकारी मिल सके, जिस जानकारी से जो भी कोई दिक्कत आनी हो, वो सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई पॉइंट हो, उस पर तुरंत एक्शन लिया जा सके। गौरतलब है कि मणिपुर मुद्दे पर विपक्षी दल पीएम के संसद में बयान की मांग कर रहे हैं। सत्ता पक्ष का कहना है कि जब सरकार इस मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है और उच्च सदन में इस पर अल्पकालिक चर्चा को मंजूर भी किया जा चुका है, तब आखिर कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी दल क्यों चर्चा से भाग रहे हैं। इस बीच दोनों सदनों में देखने को मिल रहा है कि अहम विधायी कामकाज बिना ज्यादा चर्चा के संपन्न कराए जा रहे हैं। विकास सारथी और शैलेंद्र मिश्रा के साथ अनुज यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। कामकाज और उत्पादकता के लिहाज से बुधवार का दिन राज्यसभा के लिए थोड़ा सुकून भरा रहा। विपक्ष के कई दलों के सदन से बाहर जाने के बाद कई विधेयकों पर चर्चा हुई और उसे पारित भी कर दिया गया। एक तरफ जहां खनन और खनिज विकास से संबंधित बिल पास हो गया, तो वहीं वन संरक्षण संशोधन बिल और जन विश्वास उपबंधों का संशोधन बिल भी चर्चा के बाद पारित हो गया। राज्यसभा में बुधवार को दोपहर बाद विधायी कामकाज में खासी प्रगति देखने को मिली। विपक्ष के कई दलों के सदन से बहिर्गमन के बाद एक बिल चर्चा के बाद राज्यसभा से पारित किए गए। दोपहर बाद सबसे पहले राज्यसभा में खनन और खनिज विकास और विनियमन संशोधन बिल 2023 को चर्चा के बाद पारित कर दिया गया। ये बिल केंद्र सरकार को कुछ महत्वपूर्ण खनिजों के लिए विशेष रूप से खनन पट्टे और समग्र लाइसेंस की नीलामी करने का अधिकार देता है। भारत को आत्मनिर्भर भी बनना है। वी नीड ऑल दीज मिनरल्स टू बिल्ड मॉडर्न इंडिया, न्यू इंडिया, व्हिच इज द कंसेप्ट ऑफ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी। And by 2047, we want to become developed India. For that developed India, these minerals are needed. उच्च सदन ने चर्चा के बाद वन संरक्षण संशोधन बिल 2023 भी सदन से पारित कर दिया। यह विधेयक वन संरक्षण अधिनियम 1980 में संशोधन करता है ताकि इसे कुछ प्रकार की भूमि पर लागू किया जा सके। सभी सदस्यों की जो मंशा है कि इस बिल के माध्यम से हमारे देश का जो फॉरेस्ट एरिया है उसका कंजर्वेशन, प्रिजर्वेशन के साथ ही साथ देश के इंफ्रास्ट्रक्चर का भी विकास होगा। हम एक संतुलित विकास के साथ चलेंगे जो माननीय प्रधानमंत्री जी के मिशन लाइफ, एनवायरमेंट फ्रेंडली लाइफ स्टाइल के अनुरूप है और उसके साथ ही साथ देश के सभी क्षेत्रों में सबका साथ, सबका विकास और सबके प्रयास की भावना के अनुरूप है। राज्यसभा में जन विश्वास उपबंधों का संशोधन बिल 2023 को भी चर्चा के बाद पारित कर दिया गया। ये बिल मोदी सरकार के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को आगे बढ़ाता है। इसमें कारोबार सुगमता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 42 अधिनियमों के 183 प्रावधानों में संशोधन कर
छोटी मोटी गड़बड़ियों को अपराध की श्रेणी से हटाने का प्रस्ताव किया गया है। कमेटी ने एक बड़ा अच्छा सुझाव दिया, उसको हमने स्वीकार करके अब 183 प्रावधानों पे डीक्रिमिनलाइजेशन करने का काम इस एक ही बिल के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके आशीर्वाद से, उन्होंने जिस प्रकार से हमें सुझाव दिए, गाइड किया और सोचने का ढंग बदला, मानसिकता बदली, सरकार और देश दोनों की मानसिकता बदली कि देश विश्वास पे चलेगा, देश एक दूसरे पे विश्वास करेगा। गौरतलब है कि बुधवार को पहली बार राज्यसभा में शून्यकाल पूरा चला और बाद में प्रश्नकाल में भी अहम सवालों के जवाब संबंधित मंत्रियों द्वारा दिए गए। सदन में मणिपुर मुद्दे पर कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल पीएम के बयान की मांग कर रहे हैं, जबकि सदन में इस पर अल्पकालिक चर्चा मंजूर की जा चुकी है। विपक्ष के बॉयकॉट के बीच राज्यसभा में विधायी कामकाज को लेकर खूब प्रगति देखने को मिल रही है। पार्लियामेंट टीम, डीडी न्यूज। जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने बुधवार से नियमित सुनवाई शुरू कर दी है। याचिकाकर्ताओं की ओर से कपिल सिब्बल ने बहस शुरू की और अनुच्छेद 370 की पृष्ठभूमि के बारे में कोर्ट को जानकारी दी। सिब्बल ने कहा 370 को हटाने के मामले में सिर्फ जम्मू कश्मीर की संविधान सभा ही निर्णय लेने के लिए अधिकृत थी। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि जम्मू कश्मीर के लोग भी भारत के लोग हैं, लेकिन केंद्र और जम्मू कश्मीर के बीच एक विशेष संबंध है जो असाधारण है और इसे तब तक खत्म नहीं किया जा सकता जब तक कि निश्चित कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया जाता। सीजेआई ने टिप्पणी की कि जम्मू कश्मीर द्वारा भारत की संप्रभुता की स्वीकृति पूर्ण थी, ये किसी सीमित उद्देश्य के लिए नहीं थी। सुनवाई कल भी जारी रहेगी। हरियाणा के नूंह और उसके आसपास के जिलों में शांति बहाली की प्रक्रिया लगातार जारी है। पुलिस प्रशासन लगातार हालात की निगरानी और समीक्षा कर रहा है। इस बीच हिंसा, पत्थरबाजी और आगजनी के सभी मामलों को लेकर नूंह में अब तक कुल 41 एफआईआर दर्ज की गई हैं और 90 लोगों को हिरासत में लिया गया है। वहीं राज्य के मुख्यमंत्री ने कहा है कि साजिशकर्ताओं की लगातार पहचान की जा रही है। साथ ही जो भी व्यक्ति सार्वजनिक और निजी संपत्ति के नुकसान के लिए जिम्मेदार होंगे, उनसे वसूली की जाएगी। हरियाणा मेवात के नूंह में दो समुदायों के बीच फैले तनाव के बाद हालात नियंत्रित हो रहे हैं। नूंह के डिप्टी कमिश्नर ने जानकारी दी है कि स्थिति की समीक्षा करने के बाद इंटरनेट सेवाएं दोबारा बहाल करने और स्कूलों को खोलने का निर्णय लिया जाएगा। वहीं कर्फ्यू वाले इलाकों में शाम 3 बजे से 5 बजे तक 2 घंटे की राहत भी दी गई। इंटरनेट सेवा फिलहाल 3 दिन के लिए जो है बंद की गई थी 31 तारीख से, तो कल उसकी भी समीक्षा करके अगर उसको बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी तो बढ़ाएंगे और अगर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इंप्रूव रही तो उसको भी जो है हम वापस स्कूल कॉलेज खुलने का भी समीक्षा जो है कल या परसों की जाएगी। इस हफ्ते तो बंद ही रहेंगे, प्रॉब्ली फ्राइडे को या सैटरडे को इस पर कॉल ली जाएगी ताकि अगले हफ्ते में इसको सुचारू रूप से खोल सके। हिंसा, पत्थरबाजी और आगजनी के सभी मामलों को लेकर नूंह में अब तक कुल 41 एफआईआर दर्ज की गई है। मामले की जांच में अभी तक 116 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, वहीं 90 लोगों को हिरासत में लिया गया है। मंगलवार के बाद हिंसा की कोई वारदात सामने नहीं आई है। केंद्र की तरफ से पैरामिलिट्री की 20 कंपनियां आई है, जिनमें से 14 कंपनी को नूंह में तैनात किया गया है और करीब 28 कंपनी राज्य पुलिस की है, जिनको अलग अलग क्षेत्रों में तैनात किया गया है। कल और आज में नूंह में शहर में किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना नहीं हुई है। कोई आगजनी की, कोई और तोड़फोड़ की, कोई हिंसा की वारदात वहां रिपोर्टेड नहीं है। इस संदर्भ में अब तक वहां पर 41 एफआईआर दर्ज हो चुके हैं और 116 लोगों को अरेस्ट किया गया है। उनकी पुलिस रिमांड ली जाएगी और उनसे और विस्तार से पूछताछ किया जाएगा। सोहना, गुरुग्राम और बादशाहपुर में भी स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में रही। सोहना सब डिवीजन क्षेत्र को छोड़कर जिले की सभी शिक्षण संस्थाएं आज सामान्य दिनों की तरह खुले हैं। यातायात की आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं है। इंटरनेट भी चालू है। पुलिस की ओर से लोगों से अपील की गई है कि वो सोशल मीडिया पर चल रही अफवाहों पर ध्यान ना दे। हेल्पलाइन नंबर 112 पर संपर्क करने को कहा गया है। जिस प्रकार से मेवात नूंह के अंदर जो घटनाक्रम हुए
कुछ ऐसे इंसिडेंट गुड़गांव के अंदर भी रिपोर्टेड हुए, लेकिन गुड़गांव पुलिस उन संबंधित सभी जगहों पर अपना अच्छे से मॉनिटर कर रहे हैं और संबंधित जितने इलाके हैं उन पे हैवी पुलिस डिप्लॉयमेंट करी गई है ताकि इस संबंध में कोई भी ऐसा घटनाक्रम दोबारा से ना हो। पैरामिलिट्री फोर्स के जवान संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च कर रहे हैं। घटना को लेकर बार बार अंदेशा जताया जा रहा है कि इसे बड़े ही सुनियोजित तरीके से अंजाम दिया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया है कि साजिशकर्ताओं की लगातार पहचान की जा रही है। वहीं जो भी व्यक्ति सार्वजनिक और निजी संपत्ति के नुकसान के लिए जिम्मेदार होंगे उनसे वसूली की जाएगी और भरपाई हरियाणा सरकार क्षतिपूर्ति पोर्टल के जरिए ही देगी। हमने एक एक्ट बना लिया है और उस एक्ट में ये पारित किया गया है कि कोई भी जो लॉस है, चाहे वो पब्लिक प्रॉपर्टी का होगा चाहे किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी का होगा, ये ठीक है कि पब्लिक प्रॉपर्टी का तो सरकार ही सू करेगी, लेकिन प्राइवेट प्रॉपर्टी का उसको अपने आप सू करना पड़ता है। तो जिन्होंने नुकसान किया है वो इस बात के लायबल हैं कि उनसे वो भरपाई कराई जाए। तो हम उसका पूरा अपना जो सरकारी प्रॉपर्टी है उसका हम करेंगे, प्राइवेट प्रॉपर्टी वालों को भी उनको कहेंगे कि इसकी लायबिलिटी जिनके ऊपर है उनसे वसूल किया जाए। ये नूह का वही इलाका है जहां सबसे ज्यादा दंगा हुआ था, यही कारण है कि यहाँ पे पैरामिलिट्री फोर्स के जवान लगाए गए हैं। अब पुलिस प्रशासन का सबसे ज्यादा फोकस इस बात पर है कि उस दंगे में कौन कौन लोग शामिल थे उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और इस बात का पता लगाया जाए कि क्या दंगे के पीछे कोई बड़ी साजिश थी। नूह में कानून व्यवस्था बनाए रखने और शांति स्थापित करने के लिए 20 कंपनियां केंद्रीय बलों की तैनाती की गई है। मेवात के नूह में हिंसा उस वक्त भड़क उठी जब विश्व हिंदू परिषद ब्रज मंडल यात्रा निकाल रहा था और पत्थरबाजी की घटना सामने आई। नूह हिंसा का मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया है। नूह हिंसा के विरोध में दिल्ली एनसीआर में हो रही वीएचपी के रैली पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से इनकार किया है। हालांकि कोर्ट ने राज्यों और पुलिस को हिदायत दी है कि वह सुनिश्चित करे कि ऐसी जगहों पर कोई भड़काऊ बयानबाजी या हिंसा की वारदात ना हो। कोर्ट ने दिल्ली, यूपी, हरियाणा से कहा है कि वो हेट स्पीच को लेकर साल 2022 और 2023 में दिए गए आदेशों का पालन करे। कोर्ट ने कहा है कि जहां जरूरत हो वहां राज्य सरकार अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर सकती है। कोर्ट ने कहा है कि संवेदनशील इलाकों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाए, वहां की वीडियो रिकॉर्डिंग हो और उसकी रिकॉर्डिंग को सुरक्षित रखा जाए। विकास सारथी और नीरज सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। मणिपुर में शांति बहाली की कामना से राज्यपाल अनुसुईया उइके इम्फाल स्थित राजभवन के दरबार हॉल में एक सामूहिक अंतरधार्मिक प्रार्थना सभा का आयोजन उन्होंने किया। राज्यपाल के साथ सनमाही लेनिंग, ईसाई, हिंदू, मुस्लिम, जैन, रोंगमे और ब्रह्म कुमारी के धार्मिक नेताओं ने राज्य में शांति और सांप्रदायिक सद्भाव की शीघ्र बहाली के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। धार्मिक नेताओं ने अपने उपदेश सुनाए और समुदायों के बीच प्रेम, शांति और भाईचारे के साथ रहने के लिए प्रार्थना की। ऐसी पहल के लिए इंटरफेथ फोरम की सराहना करते हुए राज्यपाल ने कहा, प्रार्थना सभा राज्य के सभी समुदायों के लिए आशा की रोशनी हो ताकि आपसी विश्वास और भाईचारे का माहौल बहाल हो। उन्होंने कहा, भगवान दोनों समुदायों के लोगों के बीच नफरत को दूर कर हमें एकजुटता की ताकत देंगे ताकि राज्य में शांति और सद्भाव बहाल हो सके। राज्यपाल ने फोरम के सदस्यों से विभिन्न स्थानों और यहां तक कि राहत शिविरों में भी ऐसी प्रार्थना सभाएं आयोजित करने को कहा। उन्होंने नेताओं से राहत शिविरों में लोगों से बात करने, भय, निराशा दूर करने और योग और ध्यान की कक्षाएं आयोजित करने में मदद करने की भी अपील की। राजस्थान की सियासत में विवादों में आई लाल डायरी में क्या लिखा है, इस बात का खुलासा हो गया। ये खुलासा राजस्थान के बर्खास्त मंत्री और कांग्रेस विधायक राजेंद्र गुढ़ा ने किया है। उन्होंने लाल डायरी पढ़कर सुनाई और दिखाई भी। इस डायरी में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी सौभाग सिंह, पर्यटन विकास निगम के चेयरमैन धर्मेंद्र राठौर के बीच राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के चुनाव में लेन देन की बातचीत का जिक्र है। इस बीच बीजेपी ने कहा है कि राजेंद्र गुढ़ा अगर इस मामले पर हमारा समर्थन चाहते हैं तो पार्टी उनके साथ है। राजस्थान की राजनीति में इन दिनों दो शब्द सबसे ज्यादा चर्चा में हैं, राजेंद्र गुढ़ा और उनकी लाल डायरी।
गहलोत सरकार से बर्खास्त मंत्री राजेंद्र गुढ़ा ने राजस्थान में सियासी भूचाल लाने वाली लाल डायरी के कथित तौर पर 3 पन्ने सार्वजनिक कर दिए। गुढ़ा ने दावा किया है कि इन पन्नों में सीएम के करीबी और राजस्थान पर्यटन विकास निगम के चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ ने इन पन्नों में सीएम के बेटे और राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव भवानी सामोता सहित अन्य लोगों से लेन देन का जिक्र किया है। घर पर भवानी सामोता, राजीव खन्ना आए, आरसी चुनाव का हिसाब किया। भवानी सामोता ने ज्यादातर लोगों से जो वादा किया था वो पूरा नहीं किया, तो मैंने कहा कि ये ठीक नहीं है, आप इसे पूरा करो। तब भवानी सामोता ने कहा मैं सीपी साहब की जानकारी में डालता हूं, फिर आपको 31 जनवरी तक फाइनल बता दूंगा। बर्खास्त मंत्री ने दावा किया कि इस डायरी में मुख्यमंत्री के करीबी धर्मेंद्र राठौड़ की ही हैंड राइटिंग है। डायरी के कुछ पन्ने मिसिंग हैं, लेकिन उनके पास जो पन्ने हैं उसको वो जारी करेंगे। मंत्री ने कहा कि मैं इस डायरी को विधानसभा में टेबल करना चाह रहा था, जिससे सारे तथ्य आधिकारिक रूप से सामने आ जाएं। गुढ़ा ने कहा है कि वो सरकार को नहीं बल्कि सरकार उन्हें ब्लैकमेल कर रही है। इसमें जिस तरह के करप्शन की सारी बातें लिखी हुई हैं, मैंने आपको 1 पॉइंट आज बता दिया, 3 पॉइंट, और इसके बाद में मेरे विश्वस्त के पास ये सारी जानकारियां हैं और समय समय पर परहेज करके और आपको जानकारी देता रहूंगा। यदि मेरे खिलाफ झूठे मुकदमे किए जा रहे हैं, मुझे जेल में डाल देंगे तो कोई दूसरा आपको जानकारी देगा, और बाहर रहूंगा तो मैं जानकारी दूंगा। मुझे मुकदमे लगाए जा रहे हैं, माफी मांगने के लिए कहा जा रहा है, और दबाव तो मेरे पर बनाया जा रहा है, मैं तो जेल रहा हूं। इस बीच बीजेपी ने कहा है कि राजेंद्र गुढ़ा ने लाल डायरी में 5,000 करोड़ रुपए के लेन देन का खुलासा किया है, और अगर इस मसले पर वो समर्थन चाहते हैं तो पार्टी उनके साथ है। आज राजेंद्र गुढ़ा जी ने सारा खुलासा किया है। 5,000 करोड़ से ज्यादा लेन देन लाल डायरी में है। वो एक चीज नोट करता रहा, डायरी जो नेता या कार्यकर्ता या पत्रकार लिखता है, ये सबसे बड़ी विशेषता, प्रतिदिन की गतिविधियां आ जाती है। तो राजेंद्र गुढ़ा को मैं धन्यवाद दूंगा, और अगर मेरा साथ लेगा तो मैं साथ भी दूंगा। गौरतलब है कि राजेंद्र गुढ़ा ने मंत्री पद से बर्खास्त होने के बाद सदन में लाल डायरी लहराकर हलचल मचा दी थी। 24 जुलाई को गुढ़ा लाल डायरी लेकर स्पीकर के सामने चले गए थे। इस दौरान कांग्रेस विधायकों से उनकी धक्का मुक्की हुई थी। इस घटना पर गुढ़ा को सदन से बाहर निकाल दिया था। 27 जुलाई को सीकर में हुई सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस डायरी पर चुटकी लेते हुए कहा था कि ये लाल डायरी चुनावों में कांग्रेस का डिब्बा गोल कर देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। भारत में 5G सर्विस शुरू होने के 10 महीने के भीतर ही 3 लाख से अधिक 5G मोबाइल साइट्स स्थापित की गई हैं। दुनिया का सबसे तेज 5G रोल आउट जारी है। 714 जिलों में 3 लाख से अधिक 5G साइट्स स्थापित की गई हैं। भारत में 1 अक्टूबर 2022 को हाई स्पीड इंटरनेट यानी 5G नेटवर्क की शुरुआत की गई थी। सेवा शुरू होने के 5 महीने के भीतर ही 1 लाख साइट्स और 8 महीने के भीतर 2 लाख साइट्स इंस्टॉल की गई हैं। रोल आउट के 200 दिनों के भीतर देश के 600 से अधिक जिलों को कवर किया गया, जो दुनिया में सबसे फास्ट इंस्टॉलेशन में से एक है। पीएम मोदी ने डिजिटल कनेक्टिविटी में भारत के तेजी से आगे बढ़ने पर खुशी जताई है। पीएम मोदी ने ट्वीट करके कहा कि डिजिटल कनेक्टिविटी में भारत आगे बढ़ रहा है। कई जिलों में 3 लाख से अधिक 5G साइटों की सफल स्थापना हमारी तकनीकी यात्रा में एक ऐतिहासिक उपलब्धि का प्रतीक है। देश के हर कोने में तेजी से 5G का रोल आउट देश में अत्याधुनिक तकनीक लाने, जीवन में बदलाव लाने और प्रगति को गति देने की हमारी प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई जीएसटी परिषद की बैठक में ऑनलाइन गेमिंग और कैसीनो पर लगने वाले 28% टैक्स पर चर्चा हुई। हालांकि कुछ राज्यों को इस पर ऐतराज था। केंद्र सरकार संसद के इसी सत्र में सीजीएसटी कानून में संशोधन विधेयक पेश करेगी, जो 1 अक्टूबर से लागू होने की जिसकी उम्मीद है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में माल और सेवा कर जीएसटी परिषद की 51वीं बैठक हुई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से शामिल हुई। इसमें ऑनलाइन गेमिंग और कैसीनो पर 28% कर लगाने के तौर तरीकों को अंतिम रूप दिए जाने पर चर्चा हुई। परिषद ने 11 जुलाई को अपनी पिछली बैठक में ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो और हॉर्स रेसिंग पर 28% कर लगाने को मंजूरी दी थी। इस पर ज्यादातर राज्य सहमत थे, लेकिन कुछ राज्यों को आपत्ति थी। Whilst the councils
legacy has been on a positive consensus-based decision making. There are times once earlier and now where the decision is not consensus-based. So this time you have Delhi wanting online to go back to the group of ministers and therefore dissenting. Goa and Sikkim wanted a higher tax, yes, but on the GGR possibly, whilst the council had taken in the last meeting that it should be on face value. केंद्र सरकार संसद के इसी सत्र में CGST कानून में संशोधन विधेयक पेश करेगी। ये 1 अक्टूबर से लागू होने की उम्मीद है। Secretariat will work together. We'll get a amendment to the CGST taken up at the earliest, hopefully even in this session. And when the question of when to implement it came, 1st October is when it is expected, by which time the states also will pass their amendments to their state laws. इससे पहले मंगलवार को सरकार की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक जुलाई 2023 में सकल जीएसटी राजस्व 1,65,105 करोड़ रुपए रहा। इसमें सीजीएसटी 29,773 करोड़ रुपए, एसजीएसटी 37,623 करोड़ रुपए, आईजीएसटी 85,930 करोड़ रुपए और उपकर 11,779 करोड़ रुपए रहे। जुलाई 2023 का राजस्व पिछले साल के इसी महीने में प्राप्त जीएसटी राजस्व से 11% अधिक है। ऐसा 5वीं बार है जब सकल जीएसटी संग्रह 1,60,000 करोड़ रुपए से ज्यादा रहा है। अजय मिश्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। भारतीय रेलवे की सिग्नलिंग प्रणालियों का आधुनिकीकरण का काम काफी तेजी से चल रहा है ताकि ट्रेन संचालन में सुरक्षा में सुधार किया जा सके। सिग्नलिंग प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए भारतीय रेलवे ने कई कदम उठाए हैं। वित्त वर्ष 2023-2024 में सिग्नलिंग कार्यों के लिए 4,198 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। रेलवे ने इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग EI उपलब्ध कराने का सैद्धांतिक निर्णय लिया। 31 मई तक 3,108 स्टेशनों को EL प्रदान किया गया है। साथ ही 6,427 स्टेशनों को पुराने मैकेनिकल सिग्नलिंग के स्थान पर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नलिंग इंटरलॉकिंग सिस्टम से सुसज्जित किया गया है। वहीं ट्रेनों को रेलवे लाइन पर स्वचालित निकासी देने के लिए 6,397 ब्लॉक खंडों पर BPAC एक्सेल काउंटर द्वारा ब्लॉक प्रूविंग उपलब्ध कराए गए हैं। लेवल क्रॉसिंग गेटों पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए 31 मई तक 11,093 लेवल क्रॉसिंग पर सिग्नल के साथ लेवल क्रॉसिंग गेटों की इंटरलॉकिंग प्रदान की गई है। भारतीय रेलवे द्वारा अपनाई गई स्वदेशी रूप से विकसित स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली कवच को दक्षिण मध्य रेलवे पर 1465 रूट किलोमीटर और 121 लोकोमोटिव इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट रेक पर तैनात किया गया है। अगली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। रेलवे गेटों को सुरक्षित बनाने के लिए रेलवे ने कई कदम उठाए हैं। केंद्रीय रेल, संचार और इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में जानकारी देते हुए बताया कि इसके तहत सभी रेलवे जोनों में 2014-2023 के दौरान 30,602 करोड़ रुपए की लागत से कुल 1,654 रेलवे ओवरब्रिज और 9,213 रेलवे अंडरब्रिज पूरे किए गए हैं। 25 जुलाई तक सभी क्षेत्रीय रेलवे पर कुल 1,863 ROB और 2,490 RUB स्वीकृत किए गए हैं, जिनका विभिन्न चरणों में काम जारी है। साल 2023-2024 के दौरान 8,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जिनमें से जून 2023 तक 1,549 करोड़ रुपए खर्च भी किए गए हैं। ट्रेन संचालन में सुरक्षा, गतिशीलता बढ़ाने और सड़क क्रॉसिंग कार्यों में तेजी लाने के लिए रेलवे ने 2 मार्च को नई नीति जारी की है। आज से गुजरात के गांधीनगर में 3 दिवसीय महिला सशक्तिकरण पर G20 मंत्री स्तरीय सम्मेलन की शुरुआत हो गई है। महिला सशक्तिकरण, लैंगिक समानता और महिला स्वास्थ्य जैसे कई अहम मुद्दों पर चर्चा को मंच देते हुए इस आयोजन के पहले दिन क्या रहा खास, आइए देखते हैं। गुजरात के गांधीनगर में महिला सशक्तिकरण पर G20 मंत्री स्तरीय सम्मेलन में बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशेष वीडियो संदेश में अपना भाषण दिया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जब पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग और सतत विकास के तरीकों की तलाश में है, तब गांधी जी की सरल जीवन शैली एक उत्कृष्ट उदाहरण पेश करती नजर आती है, जिसे गांधी आश्रम में देखा जा सकता है। At Gandhi Ashram,
you will witness firsthand the simplicity of Gandhiji's lifestyle and his visionary ideas of sustainability, self-reliance and equality. I am sure you will find it inspirational. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला सशक्तिकरण को मजबूती से आगे बढ़ाने के लिए महिला नेतृत्व वाले दृष्टिकोण को बढ़ावा देने पर खास जोर देते हुए कहा कि इस क्षेत्र में पूरी दुनिया में भारत ने एक मिसाल कायम की है। The most effective way to empower women is through a women-led development approach. India is making strides in this direction. India's President Srimati Draupadi Murmu sets an inspiring example herself. She comes from a humble tribal background, but now leads the world's largest democracy. महिला सशक्तिकरण पर इस 3 दिवसीय G20 मंत्री स्तरीय सम्मेलन की अध्यक्षता महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी कर रही हैं। प्रधानमंत्री के वीडियो संबोधन से शुरुआत के बाद केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने भी उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। वहीं इस मौके पर G20 कोऑर्डिनेटर हर्षवर्धन श्रृंगला ने डीडी न्यूज से खास बातचीत में कहा कि अगर देश में महिला सशक्तिकरण की प्रक्रिया को गति देनी है तो प्रधानमंत्री के विजन के तहत महिला विकास के बजाय महिला नेतृत्व वाली विचारधारा को आगे बढ़ाना होगा। We are ahead of the curve when it comes to promoting gender equality, giving opportunities to women. As the Honorable Prime Minister mentioned in his address to the G20 ministerial meeting on women, women's empowerment, he said that today what we have is the opportunity for women to be in every sphere of activity. भारत में महिलाओं के नेतृत्व वाला विकास हमेशा से प्राथमिकता में रहा है। G20 की अध्यक्षता के तहत भारत को वैश्विक स्तर पर इस महिला नेतृत्व वाले विकास के दृष्टिकोण को मजबूत करने में और मदद मिलेगी। गांधीनगर से जसिका तनेजा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। गुजरात के गांधीनगर में आयोजित महिला सशक्तिकरण पर G20 मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आज से आगाज हो गया। वहीं इस मौके पर डीडी न्यूज से खास बातचीत में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की पूर्व मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में किसी प्रोडक्ट के निर्माण के समय महिलाओं को भी केंद्र में रखने को समय की मांग बताया। डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने कहा कि महिला स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता बढ़ाना बेहद जरूरी है और स्वास्थ्य के क्षेत्र में इसे प्राथमिकता में रखा जाना चाहिए। During the pandemic, it became very clear that wherever there were already existing inequities in the way in which women's health was prioritized or dealt with, it became more obvious. And a good example of that was the personal protective equipment that had to be worn by all healthcare workers, and we know the majority of healthcare workers are women in most countries, did not fit them because it's designed for men's bodies. This is a good example of how when programs and policies are run only by men, then women tend to suffer, not by design but just by oversight. Similarly, when you look at research and development for new drugs and new vaccines, women are often not included in the clinical trials, and particularly pregnant women. Of course, for safety reasons are not included. But because the development reaches pregnant women and children very late, you'll find that any new drug or vaccine takes a much longer time to reach them, even though their needs may be the highest. And therefore, there needs to be a thinking in any kind of product development that we do in healthcare to think about access to men and women and children equally, and how do you design the research, how do you design the studies in order to make sure that women are not left behind. वेनेजुएला के बोलिवेरियन गणराज्य की उपराष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिग्स गोमेज भारत के 3 दिवसीय दौरे पर नई दिल्ली पहुंच गई हैं। वो 9वें CII भारत लैटिन अमेरिका कैरिबियन सम्मेलन में शिरकत करेंगे।
प्रधानमंत्री आज काशी और अवध क्षेत्र के सांसदों से मुलाकात कर रहे हैं। वहीं काशी के जनप्रतिनिधि इस बात से काफी उत्साहित हैं कि वो लोग भी प्रधानमंत्री से इस तरह की चर्चा कर चुके हैं। इन जनप्रतिनिधियों ने अपने विचार साझा किए डीडी न्यूज से। आइए देखते हैं। काशी क्षेत्र और अवध क्षेत्र के सांसदों से प्रधानमंत्री की मुलाकात का अवसर, जिस पर काशी के जो जनप्रतिनिधि हैं वो अपना अनुभव किस तरह से बताते हैं। आप लोगों, चूंकि यहाँ से सांसद भी हैं, प्रधानमंत्री आपके नेता हैं, जब आप लोगों से, जनप्रतिनिधियों से खास तौर से जब चर्चा करते हैं तो आप लोगों को कितनी प्रेरणा, कितनी ऊर्जा मिलती है? आदरणीय प्रधानमंत्री जी 21 वर्षों से सरकार चला रहे हैं पिछले, और इसके पहले उनका वर्षों का संगठन में कार्य करने का अनुभव है। वो अपने अनुभव को हम कार्यकर्ताओं के साथ शेयर भी करते हैं और हम लोगों से पूछताछ भी करते हैं कि हम लोग काम को कैसे कर रहे हैं। निश्चित रूप से उनका मार्गदर्शन हम लोगों को दिशा देता है, हम लोगों को आगे बढ़ने का, काम करने का रास्ता दिखाता है और हम लोगों के अंदर एक नई ऊर्जा भरता है। मैं मानता हूं कि मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं कि मैं उनके संसदीय क्षेत्र का कार्यकर्ता हूं और ऐसा होने के कारण मुझे बहुत लाभ मिलता है, उनसे बहुत जानकारी मिलती है, बहुत ऊर्जा मिलती है। वो एक इंसाइक्लोपीडिया की तरह है। अगर उन्हें इंसाइक्लोपीडिया कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें सभी विषयों की पूरी जानकारी है, सभी विषयों की पूरी महारत है और किसी भी विषय पर उनसे मार्गदर्शन प्राप्त किया जा सकता है। ये लोग भी, प्रधानमंत्री जब काशी में होते हैं तो इन लोगों से भी चर्चा करते हैं, इन लोगों से भी मिलते हैं, इन लोगों को भी रास्ता दिखाते हैं। आप लोग कितनी ऊर्जा पाते हैं और कैसा लगता है जब प्रधानमंत्री जी आप लोगों से चर्चा करते हैं? वो अपने नवनिर्वाचित पार्षदों से टिफिन बैठक के माध्यम से हम लोग को एक नई ऊर्जा दे करके गए। वो आते हैं, उनके उस ऊर्जावान बौद्धिक संदेश से हम लोग और ऊर्जावान हो जाते हैं और अपने कार्य क्षेत्र में और उनके बताए हुए मार्गदर्शन के अनुसार हम प्रतिदिन अपने क्षेत्र में जाते हैं। लोगों की समस्याओं को लेकर के जो भी उनकी समस्याएं हैं वो हम लोग उनको डोर टू डोर जा कर के नोट करते हैं। तो यहाँ के एक एक चीज़ की जानकारी उनको बहुत अच्छी तरह से है कि कैसे, जैसा कि अभी आखिरी में ये रविवार था, मन की बात हम लोग लगातार सुनते आ रहे थे। उन्होंने मन की बात में भी बहुत चीज़ें ऐसी बताई जो काशी के महत्व, जैसे कजरी से लेके तमाम इस तरह का जो है पर्व मनाया जाता है और बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ के लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं। उसी तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी के संग हम लोग जो टिफिन बैठक किए थे उसमें एक अच्छा मतलब अनुभव मिला हम लोगों को, क्योंकि सरकार और संगठन दोनों का अनुभव माननीय प्रधानमंत्री जी को है। ये देखिए किस तरह का इन लोगों को मिलता है, ऊर्जा मिलती है, संदेश मिलता है और जो जीवन है, सार्वजनिक जीवन जो जिसको कहते हैं, उसका लाभ ये लोग उठा पाते हैं प्रधानमंत्री के जो चर्चा होती है उससे, उनके अनुभवों से, उनके निर्देशों से। डॉक्टर हरकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज, वाराणसी। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। नमस्कार।